हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इसमें जैसा कि आपके कई बुक्स में अनुपात और समानुपात को 2 या 3 चैप्टर्स में दिया गया है, ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको अनुपात और समानुपात को एक साथ एक ही चैप्टर में हर प्रकार से पढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपका कोर्स भी जल्दी पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें साथ में एक साथ हो जाएं, अलग अलग चैप्टर्स के रूप में आपको ना मिलें, ठीक है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि अनुपात समानुपात को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर ना मिले, ठीक है, या आपको सब इन्हीं के अंतर्गत मिले। और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट कार्य करता है, ताकि अगर उनमें आंकड़े बदलते हैं, संख्याएं बदलती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समान प्रकार की संख्याएं तो मैथमेटिक्स में कभी भी प्रश्न पत्रों में नहीं मिलती हैं, ठीक है। वो कुछ प्रश्नों में मिल जाती हैं, लेकिन बाकी उसी प्रकृति के, उसी नेचर के प्रश्न होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए समानुपात होता क्या है। सबसे पहले अनुपात और समानुपात में अनुपात हम प्रारंभ करेंगे कि ये अनुपात क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये अनुपात क्या है, जिसको इंग्लिश में आप रेशियो कहते हैं। ये है क्या? अनुपात वास्तव में गणित में यानी मैथमेटिक्स में दो समान प्रकार की संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन है, या दो समान प्रकार की संख्याओं में एक प्रकार का संबंध अनुपात कहलाता है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन करना, उन दोनों की तुलना होना, वो अनुपात कहलाता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्याएं होंगी गणित में, जो संख्याएं ली जाएंगी, संख्याएं कह सकते हैं या फिर कोई पद कह सकते हैं, ठीक है, या फिर राशियां कह सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। ये जो संख्याएं हैं या फिर राशियां हैं, ये समान प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। यानी अनुपात के लिए राशियों का या संख्याओं का समान प्रकार का होना आवश्यक है। अब ये समान प्रकार का होना आवश्यक है, तभी उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब वो तुलना कैसे होगी, जैसे ये समझ के चलिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये बताना है, अनुपात बताना है किन्हीं दो संख्याओं, दो चीजों में। अब एक चीज तो मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई चीज 5 kg है, किलोग्राम है, और इधर मैं बोल रहा हूं कि ये 3 लीटर है, ठीक है। तो क्या ये सही बात होगी? ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये राशियां बिल्कुल विपरीत हो गई, अलग प्रकार की हो गई, समान नहीं है, ठीक है। तो जो राशियां समान नहीं है, जैसे 5 किलो का 10 किलो से संबंध अगर हमें बताना है, तुलना करनी है, तो ठीक है, डबल हो गया, ये तुलना हो जाएगा कि 5 किलो था पहले, मान लेते हैं 5 किलो आलू था, 5 किलो आलू की तुलना 10 किलो आलू से करनी है, तो हम ये कह देंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला इसका 2 गुना है। दोनों में देखिए तुलना हो गई। यही तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो जैसे आप इसको 5/10 करेंगे, इसको हमेशा बटे में लिखा जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। आप देखिए ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 2 है। इसका मतलब ये दो राशियां जो थी, 5 किलो वाला और 10 किलो वाला, समान प्रकार की थी, और एक राशि दूसरे राशि की 2 गुनी है। एक राशि या एक संख्या दूसरी की 2 गुनी, ऐसा हम बोल सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात को आप समझते चलिए अभी, ठीक है। अभी हम उसको कैसे दर्शाते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात को चर्चा में लाएंगे। अब जैसे 3 लीटर है, अब आपने देखा कि केजी का लीटर के साथ कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं यहीं पर कि नहीं ठीक है, 3 लीटर का 12 लीटर से संबंध बताइए, तो आप तुरंत आप बता लेंगे कि हाँ ठीक, ये बात सही है। सुनने में भी अच्छा लगा और ये भी लगा कि हाँ ये बात ठीक है, इनका संबंध या इनकी तुलना की जा सकती है कि भाई एक 3 लीटर है, दूसरा 12 लीटर, इसका मतलब एक राशि दूसरी राशि से 4 गुना है ना। तो ये चीजें बात समझ में आती है। तो जब तक राशियां समान प्रकार की नहीं होंगी, जब तक राशियां कैसी नहीं होंगी, समान प्रकार की, तब तक उनकी तुलना नहीं हो सकती। यानी कि समान प्रकार की राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही गणित में अनुपात कहलाता है, या समान प्रकार की संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन ही गणित में अनुपात कहलाता है। ये बात आप समझ गए। अब देखिए इसका अनुपात निकालना था, लीटर लीटर में है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर 1 नीचे 4, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए हम इनको अनुपात में लिखना सीखेंगे कि अनुपात का मतलब क्या है और अनुपात का चिन्ह क्या होता है, उसको भी देखिए और समझते चलते। एक एक बात को बहुत ही गौर से, बहुत ही जीरो लेवल से सामान्यतः प्रारंभ किया जाएगा। देखिए जैसे 2 अनुपात आपने देखा कि जैसे अभी आया था 1/4,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अनुपात में दर्शाने का तरीका होगा ऐसे 2 बिंदुओं से 1:4। ये जो बात है ये भी वही चीज है, समान चीज है, इस प्रकार से दर्शाते हैं। यानी अनुपात का जो चिन्ह है, अनुपात का जो चिन्ह है आप देखेंगे, अनुपात चिन्ह, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, भाग के जैसा चिन्ह। देखिए भाग वाला जैसे आपने चिन्ह देखा है, आप देखिए यहां पर कि 1/4 में ये 1 ऊपर है और फिर ये देखिए लाइन है और 4 है। मानिए कि देखिए जैसे ये बीच वाली लाइन है और ऊपर 2 बिंदु हैं, तो इसीलिए भाग, एक तरह से भाग की प्रक्रिया होती है अनुपात। इसीलिए यहां से जो चिन्ह अनुपात का बना कुछ इस प्रकार से इसको ही ले लिया गया कि ये अनुपात का चिन्ह है। आप समझ रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि भाग के चिन्ह से ही अनुपात का चिन्ह आया। तो आपने ये देखा कि अनुपात कैसे होता है और अनुपात का चिन्ह ये क्यों होता है, और लिखने का तरीका भी आपने देखा। अगर 2/3 ऐसे लिखा है तो हम इसको 2:3 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि संख्या कोई भी संख्या मैं ऐसे बोल देता हूँ A/B, तो ये बिल्कुल इसको पढ़ा जाएगा A/B। और इसमें जो पहली संख्या है इसको हम पूर्व पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और बाद वाली संख्या को हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, इसको पूर्व पद को कभी कभी ऐसे अग्र पद भी कहीं कहीं बोला जा सकता है और इसको उत्तर पद को कहीं कहीं पश्च पद भी बोला जा सकता है। तो ये सब बातें कॉमन सी हैं, इनको ध्यान रखिए। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रूप देखने को मिलता है, तो बच्चे सोचते हैं कि कहीं सर ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो आप ये चीजें समझिए। अब आपने देखा कि ठीक है, ये जो 2 अनुपात होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि 2:3 में उत्तर पद बताइए तो आप कहेंगे 3, उत्तर पद 3। पूर्व पद बताइए तो आप कहेंगे 2। ठीक है, अगर ऐसे ही मैंने बोला 7:11 है, इसमें पश्च पद बताइए तो पश्च पद किसको कहते हैं? उत्तर पद को ही तो कहते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है 11 पश्च पद है, या उत्तर पद बताइए तो 11 उत्तर पद है। उत्तर पद पूर्व पद समझ गए? उत्तर पद और पूर्व पद को इंग्लिश में एंटेसिडेंट पूर्व पद को, और इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है चीजों को, आप ध्यान दीजिए। तो मुझे आशा अब यहां तक बात क्लियर हुई होगी कि ठीक है, किसी अनुपात में जो 2 राशियां होती हैं उसमें पहली वाली राशि को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाली राशि को उत्तर पद कहा जाता है। ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम अनुपात का मतलब थोड़ा सा सीखने का प्रयास और करेंगे, अनुपात को थोड़ा एक अलग लेवल पे भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए अनुपात वास्तव में क्या है ना? अनुपात और संख्या में क्या फर्क होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 2:3, ठीक है, ये अनुपात में है संख्या है 2/3 या 2:3। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 2:3 को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये अनुपात को प्रदर्शित कर रही है संख्याएं जो आपके सामने। इसका कारण ये है क्योंकि ये सरलतम रूप में है। किस रूप में है? सरलतम रूप में। सरलतम रूप क्या होता है? जैसे कि मैं अगर बोलूं, इसी को मैं आपको बोलूं कि भाई 4/6, 2/3 को हम कहें 4/6। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4/6 को हम जैसे ही सरल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये फिर से कितना आ जाएगा? 2/3। इसका मतलब कि ये चीजें तो एक ही हैं, मतलब 2/3 और 4/6 एक ही मान दे रहे हैं। इसका भी मान 2/3 है, जो कि अब आगे कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। और 4/6 कटने के बाद, विभाजित होने के बाद देखिए 2/3 ही है। मतलब ये दोनों समान हैं, मान में इनका मान समान है। लेकिन देखिए ये सरलतम रूप में है अपने, और ये सरलतम रूप में नहीं है। ठीक है, तो अनुपात तभी लिया जाएगा जब वो अपने सरलतम रूप में हो। क्या हो? संख्याएं किस रूप में हो? सरलतम रूप में हो। संख्याओं का सरलतम रूप, संख्याओं का सरलतम रूप, ठीक है, ये क्या है? ये अनुपात होगा। ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ, जैसे कहीं पर लिखा है कि भाई 10/12, तो आपने कहा ये अनुपात में अभी नहीं है, क्योंकि अगर हमको इनको अनुपात में लिखना है तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, और फिर बोलेंगे 5/6 या 5:6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे। अब आप देखिए, इसको एक अलग तरीके से सोचते हैं थोड़ा सा। अब जो अनुपात है, अभी आपने देखा कि संख्याओं का सरलतम रूप वो क्या है? अनुपात होता है। ठीक है, संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। अब उसी को हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए 5/7 है,
तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कभी ऐसा आपसे बोला जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, देखिए इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5:7 को 5/7 लिखा जा सकता है, वो एक ही बात है ना। तो आप ये चीज जानते हैं कि कभी अगर आपको ऐसे बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो आप देखिए अक्सर क्या करते हैं, आप इसको मानते हैं कि माना पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x। ऐसा क्यों माना जाता है? क्यों नहीं सीधे सीधे 5 और 7 ले लिया जाता है? क्योंकि वो उनका अनुपात दिया है, और अनुपात संख्याएं नहीं होती बल्कि संख्याओं का सरलतम रूप होता है। अभी आपने देखा, जैसे मान लीजिए इस 5/7 में ही हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो संख्या मिलेगी। देखिए ऊपर भी नीचे भी गुणा करें तो कोई फर्क नहीं, 5 से 15 और 7 21, ये संख्याएं मिलेंगी ना। देखिए तो संख्याएं हो सकता है 5 और 7 ना रही हो बल्कि 15 और 21 रही हो, क्योंकि देखिए 15 और 21 को हम काटेंगे तो 5 तीनों पची 15 और 3 7 21, फिर से 5/7 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए सरल करने पर तो 5/7 आ रहा है, इससे नीचे और सरल होगा नहीं, 5 और 7 अब किसी से कटेगा नहीं। तो यानी इन संख्याओं का 15 और 21 संख्याएं थी, लेकिन इनका सरलतम रूप, इनका जो सरलतम रूप है ना, सरलतम रूप क्या दिखा? वो दिखा 5/7। तो ये जो 5/7 है ये अनुपात है, लेकिन हो सकता है संख्या ये रही हो 15 और 21 की, पहली संख्या 15 रही हो, दूसरी 21 रही हो, लेकिन 15 और 21 कैसे मिला? इस सरलतम रूप या अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके। किस निश्चित संख्या से? 3 से देखिए गुणा किया ऊपर नीचे, तब ये मिला। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अनुपात दिया जाता है, जैसे 5:7 दिया है तो हम 5 को x से गुणा करके 5x 7x, ऐसे 2:3 दिया है तो हम कहते हैं माना पहली संख्या 2x बोलने का मतलब 2 गुणे x और 3x ऐसे मानते हैं, क्योंकि वो संख्या किसी निश्चित संख्या से गुणा करके बनेगा, है ना। संख्या नहीं पता, अगर आपको कभी अनुपात दिया जाता है तो आप संख्या बनाने के लिए उसमें x या y का गुणा करते हैं, तब जाकर के उसको मानते हैं। उसका कारण यही है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अनुपात संख्याओं का सरलतम रूप होता है, ना कि संख्याएं, है ना। संख्याएं बनाने के लिए हमें उसमें इसीलिए 2x और 3x ऐसा सोचना पड़ता है, ठीक। ये बस एक सामान्य रूप में आपको परिचय देना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए कि अनुपात, किसी अनुपात में अगर हम किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं तो क्या वो उस पर कोई फर्क पड़ता है? यदि किसी अनुपात में, मान लेते हैं अनुपात कुछ भी है, 3:8 मान लेते हैं, कुछ भी अनुपात है, इस अनुपात में अगर हम किसी निश्चित संख्या से गुणा करें, जैसे ऊपर भी हम मान लेते हैं कि 4 से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी 4 से गुणा कर रहे हैं, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप सभी जानते हैं। देखिए क्योंकि 4 3 12 और नीचे 8 चौके 32, और जब हम चाहेंगे इसको काटेंगे तो फिर से वही का वही 3/8 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं 4 3 12 और 4 8 32, देखिए कट के फिर से 3/8 आ जाएगा। इस बात से ये पता चलता है कि हाँ, किसी भी दिए गए अनुपात में यदि किसी निश्चित संख्या से गुणा किया जाए, ऊपर और नीचे दोनों, अनुपात बोलने का मतलब ऊपर नीचे दोनों, है ना। तो जैसे 3 में भी और 8 में भी, यदि किसी निश्चित संख्या से किसी अनुपात में गुणा किया जाता है तो उस अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान वही का वही रहता है। अंत में देखिए 3/8 फिर मिल जाता है। वैसे यानी यहाँ 3/8 था तो वो मिल गया, जहां पर जो भी अनुपात होगा वही उसका मान आ जाएगा। जैसे अब कुछ भी 5 आप यहां पर देख लीजिए 5/7 देख लीजिए, ठीक है। अब मानते हैं कि हम इसमें किसी निश्चित संख्या, जैसे कि अब इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 6 पंचे 30 ऊपर हुआ, 6 सत्ते 42 नीचे हुआ, या ऐसे ये करने की जरूरत भी नहीं, आपको मालूम है 6 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, उसका मान तो यही रहेगा ना। या ऐसे करने के बाद आप देखिए तब भी आप 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, तब भी 5/7 आएगा। यानी किसी भी अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग वाला भी देख लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3/7 है और इसमें किसी निश्चित संख्या से भाग करना, जैसे मान लेते 3 को भी हमने 2 से भाग दिया और इस 7 को भी हम 2 से भाग देंगे, तो बाद में भी ये 2 और 2 तो कट ही जाएगा, फिर से 3/7 आ जाता है। आप सभी जानते हैं इस चीज को। या इसको ऐसे आप हल करना जानते हैं कि एक भिन्न 3/2 हो गई, तो नीचे वाली भिन्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है, गुणा लगा के इसको पलट दिया जाता है 2/7, बाद में ये 2 और 2 कट जाएगा, तब भी ये 3 ऊपर और 7 नीचे, 3/7 ही आएगा। यानी कि किसी भी अनुपात में यदि किसी निश्चित संख्या से
गुणा करते हैं तो भी उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि किसी अनुपात में किसी निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो भी उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये चीज सीख ली और समझ ली, ठीक है। ओके, तो अब ये गुणा और जोड़ने और घटाने पर अगर देखें तो जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ने घटाने का अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो आप सोच के देखिए, 3/5 अगर है, मैं ऊपर 2 जोड़ता हूँ, नीचे भी 2 जोड़ता हूँ, तो देखिए ऊपर आया 3 2 5 और नीचे आया 5 2 7। अब ये ना तो कटेगा ना कुछ, पहले था 3/5 अब हुआ 5/7, ये परिवर्तित हो गया, वही का वही नहीं रहा, इसका मान बदल गया। यानी अनुपात में यदि निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो वह अनुपात समान नहीं रहेगा, उसका मान बदल जाएगा। लेकिन किसी भी अनुपात में यदि किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो वह अनुपात, उसका मान वही का वही रहता है, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए, आपको अनुपात की समझ हो गई होगी। अब इस अनुपात पे हम थोड़ा सा काम करके देखते हैं, 1-2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपने देखा कि अनुपात समान प्रकार की संख्याओं में ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ठीक है, आप 3 घंटे का अनुपात निकालिए, 3 घंटे का अनुपात निकालिए 75 मिनट से। कितने से? 75 मिनट से। तो आप, ठीक है, आप देखेंगे 3 घंटे, आप देखिए यहां पर घंटा है और यहां पर मिनट है, तो आप क्या करेंगे, इनको समान बना लेंगे। समान प्रकार होना चाहिए, तो समान बनाने के लिए भाई हमको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 3 को 60 से गुणा कर देंगे, 8 6 3 18, 180 मिनट ये भी बन गया। अब देखिए ये जो 3 घंटा था ये 180 मिनट आ गया, और ये तो 75 मिनट था ही, इसको ऐसे 75 मिनट रख दीजिए। अब इनमें अनुपात बताना, ऐसे आप लिख लेंगे, और अनुपात क्योंकि अब दोनों मिनट और मिनट है इसलिए अनुपात लिख लेंगे। अनुपात निकालने का तरीका है, पहली संख्या ऊपर होगी और दूसरी संख्या नीचे बटे में लिख दी जाएगी, इसी को सरल करके सरलतम रूप में ले लिया जाएगा, वही अनुपात होगा। अब आप इनका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। देखिए 5 से कटेगा ही कटेगा, 15 5 75 होता है 5 में, और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 30। अब ये अभी 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और ये देखिए 3 1 3, 3 2 6। अब 12 और 5 नहीं कटेगा, इसलिए 12/5 इसका आ गया, या फिर हम इसको ऐसे 12:5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी ऐसा प्रश्न हो आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अब अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है आप अनुपात निकालो, आप अनुपात निकालिए 7.5 kg का, 7.5 kg का यहां से मैं अनुपात ले लेता हूं 500 ग्राम से, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर 500 ग्राम ले लीजिए, चलिए 1500 ग्राम ले लेते हैं। तो आपको ये अनुपात निकाला, एक तरफ केजी है एक तरफ ग्राम है, तो अब क्या करेंगे, हम ये केजी को ग्राम में बदल लेंगे, समान बना लेंगे। तो 1 किलोग्राम में आप सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, 7.5 को 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या होगा, ग्राम बन जाएगा। और इस तरफ तो 1500 ग्राम ही है, तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप देखिए इसको जब आप गुणा करेंगे तो 7 5 और ये 3 जीरो लगेंगे, और फिर यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो ये चीज आपकी देख रहे हैं कि ये वाला जीरो का कोई मतलब नहीं, इतने ग्राम ये बन गया, और इधर से 1500 ग्राम ये लिखा हुआ, दोनों ग्राम ग्राम में हो गए। तो अब अनुपात बताया जा सकता है। अब अनुपात का तरीका ये होता है कि पहली संख्या यानी पूर्व पद जो है इसको ऊपर लिख लीजिए, और उत्तर पद ये जो बाद वाला है इसको आप नीचे लिख लीजिए हर के स्थान पर। फिर जो 0 0 आपका जो कुछ कट रहा है काटिए, 15 1 15, 15 5 75, ऊपर आया 5 और नीचे देखिए 1, तो 5:1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या केवल 5 भी बोला जा सकता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये अनुपात आपने निकाली। आपको प्रश्न ने दिया था कि भाई आप 7.5 kg को 1500 ग्राम से इनका अनुपात बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से रुपए पैसे में या किसी भी चीज में आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप उनको समान प्रकार से बनाइए और फिर अनुपात निकाल दीजिए। अगर समान दे ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे उसने कहा कि भाई 10 घंटे का 4 घंटे से अनुपात बताओ, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं, ये भी घंटा है ये भी घंटा, हम 10/4 ऐसे करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंची 10, और 5/2, या फिर इसको हम 5:2 बोल देंगे, क्योंकि इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, समान है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी आप ये चीजें समझ पा रहे हैं, बहुत ही भली भांति बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे
कि अनुपात निकालने का क्या तरीका होता है। आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से सही तरीके से समझाई जा रही है। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में सेंड करिए। आप देखिए कि जो आपके प्लेटफॉर्म्स आजकल यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनमें कि कितने लोग इस प्रकार से आपको सिखा रहे हैं। आप उसको समझिए, देखिए और अच्छे बुरे का फर्क समझिए और उसके बाद आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है अनुपात के प्रकार। अब हम सीखने जा रहे हैं अनुपात के प्रकार। ये अनुपात के प्रकार आपके सामने देखिए नीचे लिखे हैं। सबसे पहला जैसे वर्गानुपात। किसी भी दिए गए अनुपात को, कोई भी अनुपात दिया, जैसे मान लेते हैं यही ए अनुपात भी हमने माना था, ये दिया है। अब इसका आपको वर्गानुपात बताना है। तो वर्गानुपात क्या होता है, इनका बस केवल ये अनुपात को आप ए बटे बी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका आप क्या कर दें, बस वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे मतलब ए का वर्ग और बी का वर्ग, यही वर्गानुपात है। जैसे हम कहें कि 3:4 का वर्गानुपात बताइए, तो आप तुरंत ही 3/4 का ऐसे वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी ये 9/16 या 9:16, ये इसका वर्गानुपात है। उसका वर्ग कर दीजिए। अगला प्रकार देखिए क्या है, वर्गमूलानुपात। तो साफ साफ इसके नाम से ही क्लियर है, वर्गमूलानुपात इसका मतलब दी गई संख्याओं का वर्गमूलानुपात, दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकाल दीजिए तो वर्गमूलानुपात हो जाता है। इसको जो ये आपने अभी पढ़ा वर्गानुपात, ये जो आपने पढ़ा ऊपर वर्गानुपात, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश की कोई ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन, और इसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, बस इसके आगे सब आ जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। खैर, वर्गमूलानुपात क्या है, मान लेते हैं कि आपको संख्याएं दी हैं 25 और 64 है ना इस अनुपात में, और आपसे कहा गया इनका वर्गमूलानुपात बताइए। यानी कि अगर आपको अनुपात ऐसे ए अनुपात बी दिया है, यानी ए बटे बी, तो आप केवल उनका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी ए का वर्ग अलग और बी का वर्ग अलग दोनों पर, बस ये वर्गमूल दोनों का, ए का वर्गमूल अलग और बी का अलग, तो वर्गमूल अनुपात हो जाएगा। जैसे ये था तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 25 का 5 होता है, 64 का 8 होता है, तो 5/8, ये आपका जो आया, ये क्या आया, वर्गमूलानुपात आया। ठीक है। तो वर्गमूलानुपात कहीं दे दिया जाए तो आप ये ना समझिए क्या है, सभी प्रकार आप अच्छे से समझते चलिए, सीखते चलिए, फटाफट इन प्रकारों को भी समझ लेते हैं और फिर अनुपात की एक अच्छी समझ हमें हो जाएगी। नेक्स्ट है घनानुपात। क्या है, घनानुपात। अब देखिए घनानुपात क्या है, घन जैसे कि घन करना आप सभी जानते हैं, है ना, इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, ट्रिप्लीकेट। तो अब बस केवल जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात बी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों अनुपात को बस घात 3 ही तो कर देंगे, यानी कि अगर ए बटे बी के रूप में है तो ऐसे घात कर दीजिए, है ना, a³/b³, ये सब एक ही बात है, चाहे ये करिए या फिर ये सब करिए, एक ही बात है। तो आप देखेंगे हम जैसे एक उदाहरण लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया कि भाई 2:3, या चलिए 5 ले लेते हैं, 2:5 का घनानुपात ज्ञात करिए, का घनानुपात। तो आप तुरंत ही क्या करेंगे, 2 का भी घात 3 ले लेंगे और साथ में 5 का भी घात 3 ले लेंगे और 2 का हो जाएगा 8, है ना, 2 × 2 × 2, और 5 का हो जाएगा 5 × 5 × 5, तो 125, ये हो गया, यानी 8:125। ठीक, इसको ऐसे बटे में अगर नहीं भी करते हैं, यहीं पर मान लीजिए 2 की घात 3 और ऐसे 5 की घात 3 करके करते तो कोई दिक्कत नहीं, बटे में कोई जरूरी नहीं करना। 2 का ये 8 हो गया, अनुपात 5 का ये 125 हो गया, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको ये समझ रहे कि हाँ अनुपात में वही बात है और बटे में लिखना वही बात है, इसलिए मैं बार बार उसको लिखता हूँ ताकि आपके माइंड में ये पिक्चर बने कि ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए घनानुपात क्या है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद घनमूलानुपात लिखा हुआ है, तो अब जब घनानुपात था तो घात 3 किया, अब बात है घनमूलानुपात। तो जब घनमूलानुपात है तो उसका घनमूल कर देंगे संख्याओं का, जैसे कि आपका 64 और 125 ऐसे दिया गया, अब इनका घनमूलानुपात पूछा गया है तो आपको अलग अलग घनमूल ले लेना है। इसका भी 64 का भी देखिए, इसका भी आप घनमूल ले लेंगे, और इधर 125 है, 125 का भी ऐसे घनमूल ले लेंगे। और घनमूल जानते हैं 4 × 4 = 16 64 होता है, 4 आ जाएगा
और इसका 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 5 आ जाएगा, तो 4:5 यहाँ पर आ जाएगा। घनमूल वगैरह निकालना आपको अच्छे से सिखाया गया है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये हो गया आपका घनमूल अनुपात। अब अगर कोई रेशियो, अगर आपको ये भी हो गया, अब अगर दिया जाए विलोमानुपात, तो अगर कोई अनुपात A अनुपात B है और इसका विलोम अनुपात बोलना है तो बस B अनुपात A कर देंगे, पलट देंगे, ये विलोम अनुपात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही आसान सी बात है। इसका मतलब अगर कभी आपसे कहा जाए कि 13/17 या फिर 13:17 है, इसका विलोमानुपात बताइए, तो बस 17:13 आपको बोल देना है, ये इसका विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, पलट देना है बस केवल, और कुछ नहीं करना। अंश को हर में, हर को अंश में, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, विलोमानुपात आराम से हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम इनवर्स रेशियो कहते हैं, है ना, या रेसिप्रोकल रेशियो। विलोमानुपात भी बोल सकते हैं, प्रतिलोमानुपात भी, कभी कभी प्रतिलोम वर्ड भी मिल सकता है यहाँ पर देखने को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए संयुक्त या मिश्र अनुपात। संयुक्त या मिश्र अनुपात, अब देखिए चाहे कहीं पर आपको संयुक्त अनुपात मिले, कुछ अनुपात दिए जाए और कहा जाए संयुक्त अनुपात बताइए, संयुक्त अनुपात कहे, या कहीं कहीं हो सकता है कुछ पुस्तकों में मिश्र अनुपात देखने को मिल सकता है, या कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में इसी को जटिल अनुपात भी देखने को मिल सकता है। ऐसी चीजें आपको मिल सकती देखने को पुस्तकों में। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर ऐसा मिलता है, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या है, कैसे आप निकालते हैं, तो मान लीजिए जितनी भी आपको भिन्नता दी हो, जैसे A अनुपात B दिया गया है, B अनुपात C दिया गया है, 2 का ही बताना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे A/B और B/C, ये दोनों को बटे में लिखेंगे ना, दोनों को गुणा कर देंगे, बस जो गुणा करके आएगा वही इनका संयुक्त अनुपात होगा, यानी A का B से गुणा हो जाएगा AB और B का C से हो जाएगा BC, ये हो गया संयुक्त अनुपात। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि 2:3 और यहाँ से मान लेते हैं 5:7 है, इनका संयुक्त अनुपात बताना, तो आप करेंगे 2:3 गुणा लगाएंगे, ये 5/7, ये 5 दूनी 10 ऊपर हो जाएगा, 7 त्रिक 21 नीचे हो जाएगा, यानी इन दोनों अनुपातों का संयुक्त अनुपात ये बन गया। ठीक है, 10/21। तो इस प्रकार से आपको कार्य करने को दिया जा सकता है। ऐसे कितने भी अनुपात हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि A/B है एक अनुपात, B/C दूसरा है, C/D, ऐसे कई हैं, या फिर इसको ऐसे देखिए, A/B है, एक C/D है, एक E/F है, ऐसे ही ये G/H है ना, इस टाइप से 4 अनुपात है, तो चारों को गुणा कर दीजिए। अब यहाँ तो मैंने लेटर इसलिए ले लिया कि संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, तो मतलब आप ये ऊपर के चारों, जैसे ये था A, C, E, G, चारों ऊपर गुणा हो जाएंगे, B, D, F, G, ये आपके FH नीचे गुणा हो जाएगी, ये सब मिल करके जो आया वो संयुक्त अनुपात है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई चीज़ थी 1/2 या 1:2, और दूसरा था मान लीजिए 3:5, अगला था मान लेते हैं 2:3, है ना, इस तरीके से, और फिर अगला था आपका 5:7, इस तरीके से दिया गया। 4 अनुपात थे, चारों को गुणा करिए। अब चारों को या तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, या कुछ कट रहा है, जैसे ये वाला 2 से इससे ये कट रहा है, 5 से देखिए ये कट रहा है, और 3 से देखिए ये कट रहा है, बचा क्या, ये 1 और ये 7, तो आपने 1/7 बोल दिया, आंसर हो गया, है ना। तो ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है, इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि मिश्र अनुपात या संयुक्त अनुपात को कैसे हमें करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप संयुक्त अनुपात या मिश्र अनुपात तक अब अनुपात की आपको समझ बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अब यहां से अनुपात का खेल खत्म करेंगे और अनुपात के बजाय अब हम सीखना शुरू करेंगे समानुपात और उनके प्रकार। ठीक है, अब देखिए आपने अनुपात पढ़ा और अब ये वर्ड आया नया समानुपात। इसको बोलने से ही आपको इसमें अनुपात शब्द छिपा हुआ है। ये 2 ऐसे शब्द आप देखिए, इसमें एक शब्द आपको दिख रहा सम और एक शब्द दिख रहा अनुपात। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वो अनुपात जो सम हो यानी जो समान हो, ऐसे अनुपात जो समान हो, समान कहे या बराबर कहे, जो अनुपात बराबर हो या समान हो, जो अनुपात बराबर या समान होंगे उन्हीं को समानुपात कहा जाता है। ठीक है,
समझ गए? यानी कि अगर हम दो अनुपात देते हैं, मान लीजिए एक है a अनुपात b, चाहे ऐसे लिखें या फिर ऐसे बोल देते हैं a अनुपात b, है ना। और अगर ये जो a अनुपात b है, इसको ध्यान से अब ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a अनुपात b था और इसको हम ऐसे लिखते हैं, और दूसरा था हमारे पास मान लेते हैं c अनुपात d, ठीक है। दो अनुपात थे, एक अनुपात a अनुपात b है और एक अनुपात c अनुपात d। ये दो अनुपात अगर हम बराबर कर दें, इन दोनों अनुपातों को अगर हम बराबर ले लें, तो जाहिर सी बात है ये दोनों अनुपात किसमें कहे जाएंगे? समानुपात कहे जाएंगे, कि ये अनुपात समान है इसलिए समानुपात कहे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दो अनुपात को ऐसे लिखा जाता है समानुपात में, a अनुपात b था ही और इधर था c अनुपात d। ये जो बराबर हैं इनको 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है समानुपात में। ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह। आपने देखा ये चिन्ह भाग के चिन्ह से उत्पन्न हुआ है ना, ये था रेशियो यानी कि अनुपात। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, मैं अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात चिन्ह। और एक है जब दो अनुपात समान है तो 4 बिंदुओं से दर्शा रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि दो लाइनें खींचे तो बराबर बन जाएगा, देखिए बराबर जैसा भाव आ रहा है इसको देख करके 4 बिंदुओं को। इसका मतलब ये जो बराबर के चिन्ह से आया, ये इस प्रकार का जो चिन्ह आ रहा है 4 बिंदुओं को रखने का, यही चिन्ह समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। समानुपात का चिन्ह है ये, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो अभी तक समानुपात तक आप जहां तक पहुंचे हैं वहां से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने समानुपात में देखा कि दो अनुपात जब समान हो, a अनुपात b और ऐसे ही c अनुपात d, ये दो अनुपात हैं और ये समान है, तो समानुपात का चिन्ह ऐसे 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से लिखने को हम समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों को इस प्रकार से लिखने को समानुपात कहा जाता है। और इनको सरल करने का तरीका अभी हमने बोला, जैसा कि ये अनुपात समान है यानी इसको हम बोल सकते हैं a बटा b, इन दोनों को, है ना, और इन दोनों को कह सकते हैं c बटा d, और दोनों बराबर होंगे समानुपात तो बराबर लगा देंगे। अब बराबर लगाने के बाद इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, हमेशा जब भी दो अनुपात ऐसे बराबर होते हैं तो इनको कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं वज्र गुणन किया जाता है। तो a का गुणा हो जाएगा इस d से और ये वाला b और c का गुणा इधर b और c का गुणा हो जाएगा। ये तरीका होता है, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। ये आ गया। अब आपके सामने ये जो लिखा है देखिए, अब इसमें आप एक तो ध्यान दीजिए, जो आपके पास अनुपात और समानुपात पहले था, जैसा कि a अनुपात b और फिर 4 बिंदु थे समानुपात वाले और इधर था c अनुपात d, इनमें हम किसको क्या कहते हैं, ये जो दो पद बाहर है ना, a और d किनारों पे हैं, a और d की बात मैं कर रहा हूं, ये बाहर पड़ रहे हैं इसलिए इनको बाह्य पद क्या कहा जाता है, बाह्य पद या बाहरी पद भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, है ना। और ये जो दो अंदर पड़ रहे हैं देखिए b और c इसमें जो आ रहे हैं, ये दो पदों को मध्य पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य पद, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आपने देखा कि इनका नाम ये है, तो आप देखिए जरा, यहां पर जो गुणा होके आया था a गुणे d आया था, यानी ये किनारे पर जो थे, और किनारों पर गुणा को क्या कहा, किनारों पर संख्याओं को क्या कहा जाता है, बाह्य पद या बाहरी संख्याएं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये दोनों बाह्य पद हैं और ये देखिए b और c क्या है, b और c मध्य पद है। इसका मतलब यहाँ दो बाह्य पदों का गुणा हो रहा है और यहाँ दो मध्य पदों का गुणा हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समानुपात में बाह्य पदों, बाह्य या बाहरी पदों, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, इनको क्या कहते हैं, मध्य पद। तो मध्य पदों के गुणनफल के। तो अब मुझे आशा है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनका प्रयोग जब कभी आगे जरूरत पड़ेगी हम करेंगे और इनसे प्रश्नों को सरल करेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर में ज़्यादा है। और मैं इन 2 चैप्टर को एक में ही समाहित करूंगा, इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ।
देखिए अनुपात और समानुपात में चैप्टर्स का विभाजन करने की जरूरत नहीं कि वो पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर फिर 3 चैप्टर, सारी चीजों का समावेश होना जरूरी। इतनी चीजों का समावेश तो आपको आपकी पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं जिन पुस्तकों में, उनमें नहीं मिलेगा एक जगह पर, ठीक है। आप ट्राई करके देख लीजिए। और मैंने प्रयास किया है आपको सारा कुछ बताने का, इसलिए क्योंकि अब आप में जैसे अनिश्चितता होती है कि कुछ भी पूछा जा सकता, वैसे भी सही मायने में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या पूछा जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज फंस जाए, सीधे सीधे आ जाए, ये सब चीजें नहीं। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं को सीखना है, कैसे कोई चीज की जाती है उसको सीखना है। तब आप पुस्तकों पर जाइए और आप लोग ध्यान रखिए 7th और 8th स्टैंडर्ड की पुस्तकों में जितने भी चैप्टर आप में मैच कर रहे हो, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले जो है, या फिर एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी भी, और साथ ही साथ आप 7th 8th 6th 7th 8th की हिंदी माध्यम की यूपी बोर्ड की पुस्तकें जो गणित की चल रही उनको आप सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। वहां से सीधे सीधे प्रश्न भी काफी पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट के लिए, तो ठीक है, सबसे पहला बेस का काम आपका 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड की 6th 7th 8th की आप बुक ले लीजिए, इनको जरूर लगाइए, ठीक है, इनको जरूर सीखिए, ठीक। फिर आगे बाकी आप अपने जो पब्लिकेशन जो भी आप चल रहे हैं डीएलएड में, मैं देखता हूँ बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा गलतियों के साथ कार्य किया गया है, ठीक है। तो आप सब उससे बचें और आगे सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपने सीखी समानुपात में, समानुपात का मीनिंग समझ लिया अच्छे से। अब समानुपात में दो चीजें और हमें सीखनी है, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे इसको रोकेंगे समझा करके, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको पूरा अनुपात समानुपात को संपन्न करा दिया जाएगा, समाप्त करा दिया जाएगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अभी अनुलोम और अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात क्या है ये समझते हैं। देखिए एक वर्ड आया अनुलोम समानुपात, ठीक है। समानुपात तो है ही है, समानुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन। और ये जो अनुलोम समानुपात है इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब देखिए आप, अनुलोम समानुपात क्या है, ऐसे अनुपात, ऐसे संबंध जो जिसमें एक पद के बढ़ने से दूसरे पद का मान भी बढ़ जाए, या एक पद के मान के घटने से दूसरे राशि का मान भी घट जाए, तो ऐसा संबंध क्या होता है, सीधा संबंध या अनुलोम संबंध कहा जाता है। तो अब आप देखिए ये दो नामों से भी देखने को मिलता है कभी कभी, जैसे सीधा या अनुलोम, ये दोनों एक ही बात है, सीधा संबंध या सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात, सीधा संबंध या अनुलोम संबंध एक ही बात है। जैसे एक चीज बढ़ती है, मान लीजिए एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, मान लेते हैं एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए। तो आप ये बताइए 3 पेन का मूल्य कितना होगा, 15 रुपए, आप सभी जान रहे हैं। अगर मैं पूछूं एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा, 7 से गुणा कर देंगे, 7 बची 35 रुपए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पेनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इसके दाम भी बढ़ रहे हैं, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तो ये जो संबंध है ये अनुलोम संबंध है। ये कैसा संबंध है, अनुलोम संबंध है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस और प्रश्नों का क्रम नहीं जारी हो रहा है, फिर भी मैं उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यदि प्रतिलोम, अब देख रहे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ी है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई 8 पेन का मूल्य, अब यहां से समझिए, मान लेते हैं कि 8 पेन का मूल्य, मैं इसको इस तरीके से देता हूं कि 8 पेन का मूल्य 40 रुपए है, तो आप बताइए जरा कि 4 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप तुरंत 4 पेन का मूल्य 20 रुपए बताएंगे, है ना, 20 रुपए होगा। तो ऐसा देखिए पेनों की संख्या बढ़ी तो मूल्य ये था, पेनों की संख्या कम हुई, घट गई, तो मूल्य भी घट गया। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है तो भी अनुलोम अनुपात या अनुलोम समानुपात, और एक चीज के घटने से दूसरी चीज घट रही है तो भी अनुलोम समानुपात, ठीक है। यानी अनुलोम समानुपात सीधा संबंध क्या होगा, जहां पर कोई एक चीज बढ़े और दूसरी भी उसी के क्रम में बढ़ जाए, ठीक है, तो वो अनुलोम। जैसे कोई व्यक्ति 5 घंटे में
5 घंटे में मान लेते हैं कि वो 5 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति 5 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि वो 10 घंटे में कितना चलेगा, तो आप अपनी तरफ से तुरंत बोल देंगे कि 5 घंटे में 15 चला है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर चल जाएगा, तुरंत बोलेंगे। तो आपने देखा एक चीज, जैसे ही 5 घंटे से 10 घंटा इधर समय बढ़ा, एक राशि बढ़ी तो दूसरी राशि भी इधर बढ़ी, 15 से 30 किलोमीटर चल गया। लेकिन यही मैं बोलता आपसे कि भाई 5 घंटे में, चलो मान लेते हैं एक व्यक्ति 5 घंटे में 20 किलोमीटर कोई चलता है, तो आप बताइए जरा 5 घंटे में अगर कोई 20 चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा। तो आप तुरंत सोचेंगे 5 घंटे में 20 चला है तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला होगा, तो 2 घंटे में 8 ही चल पाएगा, यानी 2 घंटे में 8 किलोमीटर चला। तो ये चीज़ समझ में, हम सॉल्व कर पाए ना कर पाए, अभी हमारा मतलब इसको समझना है। आप देखिए 5 घंटे में अगर 20 चलेगा तो 2 घंटे में कम ही होगा ना। तो मतलब एक चीज जब समय कम हो रहा है, घट रहा है, तो दूसरी चीज भी घट रही है, कम हो रही है, यानी किलोमीटर भी घट रहे हैं, दूरी भी घट रही है। तो आप देख रहे हैं ये जो सारे संबंध हैं जिन पर बात हो रही है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है। जैसे कोई आप 40 रुपए लीटर दूध है ना, 40 रुपए प्रति लीटर, इसका मतलब 1 लीटर दूध 40 रुपए में। तो अगर हम 3 लीटर दूध लेंगे तो कितने का होगा, 120 रुपए का, है ना। 2 लीटर दूध लेंगे तो 80 रुपए का, 3 लीटर दूध लेंगे तो 120 रुपए का। यही चीजें आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे लीटर बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे रुपए भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती जा रही है, एक चीज के घटने से दूसरी चीज घटेगी। तो ये जो संबंध इस प्रकार का आपके सामने संबंध है, वो अनुलोम अनुपात या सीधा अनुपात कहेंगे, अनुलोम समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुलोम समानुपात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको अनुलोम अनुपात, अनुलोम समानुपात का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूं। अब आप देखिए जरा, मतलब समझने का प्रयास करिए, ये प्रतिलोम संबंध क्या है। अगला प्रतिलोम संबंध क्या है, आपको 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन ये चैप्टर आपके पुस्तक के आधार पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं, क्योंकि आप में चैप्टर 1 भी अनुपात समानुपात का दिख रहा है और आगे चैप्टर 2 भी अनुपात समानुपात का है, तो मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, तो आपके 2 चैप्टर 2 से 3 पार्ट में खत्म हो जाएंगे, आप समझिए बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बात करता हूं प्रतिलोम समानुपात। कौन सा समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। ये प्रतिलोम समानुपात क्या है, प्रतिलोम समानुपात, जिसको हम इंग्लिश में इनवर्स, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक। अभी आपने देखा डायरेक्ट रिलेशन था, एक चीज के घटने से दूसरा घट रहा था डायरेक्ट, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही थी, वो भी डायरेक्ट था। सीधा समानुपात या अनुलोम समानुपात कहलाता है। अब हम प्रतिलोम यानी उल्टा, एक चीज बढ़े और दूसरा घट जाए। जैसे किसी काम को मान लीजिए 20 व्यक्ति या 20 आदमी मिल करके किसी काम को करते हैं और उसको करने में उनको 10 दिन लगता है। आदमी कितने, 20, तो समय कितना लगा, 10 दिन। समझना, यहां पर कैलकुलेशन नहीं करना, केवल समझिए। 20 व्यक्ति को करने में किसी काम को 10 दिन लगे, ठीक। अब आदमी मान लेते हैं बढ़ा दें 40 व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है काम क्या होगा, कम समय में हो जाएगा। बल्कि अगर उनका सबका एक ही, उनकी दक्षता कार्य करने की एक जैसी होगी तो ये काम 5 ही दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे अब देखिए व्यक्ति कम थे, आदमी कम थे, तो दिन लग रहे थे 10, आदमी बढ़ा देंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इनमें जो संबंध है, एक चीज बढ़ रही है, आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट रही है ना। ये चीज घट रही है और ये चीज इधर बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है, ठीक। ऐसा संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है, ठीक है। तो मुझे आशा आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे कि प्रतिलोम का मतलब, यस, जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे तो उसका उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया ना। तो ये बातें, ये संबंध प्रतिलोम संबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि कहीं पर
मान के चलते हैं कि 15 आदमियों के लिए खाने की सामग्री है, 15 आदमी खाएंगे उसको तो 30 दिन तक खाएंगे, मान लेते हैं इतनी सामग्री है। आदमी अगर 15 हो तो 30 दिन तक खाना चलेगा, इतनी खाने की सामग्री है वहां किसी जगह पर। तो अगर आदमी बढ़ जाए, मान लीजिए आदमी 25 हो जाए, तो आप सोचिए अगर आदमी बढ़ गए, अब आदमियों की संख्या, तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा ना। खाना इससे जल्दी कितने दिन में आएगा, कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम देखेंगे। लेकिन आप इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि हाँ ये बात सच है कि आदमी 15 है तो खाना 30 दिन चल रहा है, आदमी बढ़ जाएंगे तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो आदमी में बढ़ोतरी हो रही है, देखिए यहाँ पर आदमियों की संख्या बढ़ रही है, और लेकिन दिनों की संख्या घट जाएगी। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो खाना जो होगा वो सामग्री जल्दी सिमट जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी ऐसे जो आप उदाहरण देख पा रहे हैं, ये उदाहरण कैसे हैं, ये प्रतिलोम संबंध दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, आपस में कैसा संबंध दर्शा रहे हैं, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, अब चलिए इन अनुलोम संबंध और प्रतिलोम संबंधों पर कुछ सामान्य से 2-4 प्रश्न भी कर लिए जाएं, ताकि इनकी समझ हमारी बनी रहे, और जब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखिए इसके कुछ सामान्य से प्रश्न लेकर के आपको 2-3 प्रश्न करवा के फिर इस लेक्चर को रोकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 8 घंटे में, अब प्रश्न देखिए, प्रश्न को मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे बोल रहा हूं। एक व्यक्ति 8 घंटे में 24 किलोमीटर, चलिए ठीक है, 8 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति 8 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है, तो वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, तो वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर समय है, आप ऊपर समय लिखिए। देखिए एक एरो मेथड में तीर विधि से आपको करना सिखाता हूं, तीर विधि से, है ना, एरो मेथड। समय लिख लीजिए और दूसरी तरफ दूरी है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 24 किलोमीटर, तो सबसे पहले 8 घंटे इधर लिखेंगे, 24 इधर लिख देंगे दूरी में। तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। अब आपको ये देखते ही पहले पता चल जाना चाहिए संबंध कैसा है, अनुलोम या प्रतिलोम। तो आपको मालूम है अगर समय ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा होगी, समय कम होगा तो दूरी कम होगी, मतलब एक चीज के घटने से, समय के घटने से दूरी भी घट जाएगी। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये संबंध सीधा संबंध है या अनुलोम संबंध है। इतना तो आपको पता चल गया कि हाँ ये अनुलोम संबंध है, संबंध कहे या फिर समानुपात कहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घट जाएगी, तो ऐसे संबंध को हम अनुलोम संबंध कहते हैं। तो इसको सरल करने का तरीका ये होता है, देखिए कि अब एक चीज यहां पर आप ऐसे, इसमें हमेशा एरो दोनों समान दिशा में एरो लगती, तीर लगती है ना। अनुलोम संबंध में दोनों पे समान दिशा में तीर लगा देते हैं। अब इसको करने का तरीका यह है कि 8/5 इसको ऐसे ले लीजिए, फिर बराबर लगा लीजिए, इधर भी सीधे का सीधे 24 ऊपर था, 24 x नीचे x ऐसे ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कैंची गुणा करते हैं, इसको इससे, इसको इससे। तो ये तरीका आपको मालूम है, 8 का x से गुणा हो जाएगा तो 8 गुणे x हो जाएगा, ये इधर जाके फिर बीच में बराबर है, बराबर लगा देंगे। 5 का 24 से, यानी 24 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे नहीं, बल्कि इस 8 को भी उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इस x का मान बताना है। तो ये 8 गुणे में उधर जाएगा, तो इधर 24 गुणे 5 के नीचे, इस तरफ इसके नीचे ये 8 आके बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो दूसरी तरफ बटे में हो जाएगी संख्या। तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, आपने देखा 3 गुणे 5, यहाँ से 3, ये 5, तीनों पछी 15। इसका मतलब वो 15 किलोमीटर चलेगा, है ना। यानी 8 घंटे में 24, तो 5 घंटे में 15 किलोमीटर वो चलेगा। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए जब वो समय घटा तो इधर से दूरी भी घट गई, एक चीज बढ़े दूसरी चीज बढ़ जाए, एक चीज घटे तो दूसरी चीज घट जाए, तो ऐसे संबंध को, और इसको निकालने का तरीका आपने बहुत अच्छे से देख लिया, कैसे सॉल्व किया गया, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इन दोनों को इधर बटे में, इन दोनों को सीधे सीधे इधर बटे में लिख देंगे, और फिर कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, मुझे आशा है ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न मैं उसका भी ले लेता हूं, तीर विधि से करके सिखा देता हूं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए किसी कार्य को 12 आदमी, किसी काम को
12 आदमी कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। चलो मान लेते हैं 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब आप जरा यहां से सोचो, इसमें भी वही आपको करना होगा। यहां पर आदमी है तो ऊपर आदमी लिख दीजिए। यहां भी मैं तीर विधि से आपको करना सिखाता हूं, तीर विधि। कई लोग इसका आंसर अन्य विधियों से भी फटाफट बता देंगे, M1 D1 M2 D2 बहुत तरीके सब सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं तीर विधि से सिखाता हूं। 12 आदमी 18 दिन, यहां पर समय है, दिन या समय बोल दीजिए ऊपर, समय या दिन, और ये आदमी, इसके नीचे आदमी लिखेंगे। 12 आदमी 18 दिन, तो 8 आदमी का हमें बताना है, तो हम मान लेते हैं कि वो x दिन उनको लगेगा। अब इसको निकालने का तरीका, सबसे पहला तो आपने ये देखा कि यहां पर संबंध कैसा है ये पहचानिए। सबसे पहला अनुलोम या प्रतिलोम, तो आपको मालूम है अगर आदमी 12 हैं तो दिन 18 लगेंगे, आदमी घट जाएंगे तो दिन और ज्यादा लगेंगे। भाई किसी काम को आप 2 लोग मिलके करिए तो जितना टाइम लगे, और 2-4 लोग और मिलके आपके दोस्त साथ में करने लगे तो फटाक से काम पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ती है तो काम कम समय में पूरा हो जाता है, आदमियों की संख्या घटती है तो काम ज्यादा समय लगता है। काम और आदमी के मध्य संबंध कैसा होता है? कार्य करने और आदमियों की संख्या में संबंध कैसा होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। तो आपको ये डिसाइड हो गया कि हाँ यहाँ पर प्रतिलोम संबंध है, कोई डाउट नहीं है। और अगर ये प्रतिलोम संबंध है तो इसको कैसे करते हैं? इसमें एक एरो तो नीचे लगाते हैं और एक साइड का एरो ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इसको करने का तरीका ये होता है कि इधर का तो 12/8 ऐसे लिख लेंगे, बराबर इस तरफ का आप पलट दीजिए, कोई भी एक साइड का पलट दिया जाएगा। एक साइड का सीधे सीधे लिख लेंगे और एक साइड का अब हम 18/x न लिख के x ऊपर कर देंगे और 18 को नीचे कर देंगे, बस इतना इसमें अंतर होता है। इसके पहले देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया था, सीधे वैसे ही लिख दिया था, इधर का और इधर का पलटा नहीं था। प्रतिलोम संबंध में इसको पलट दिया जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, बस कोई दिक्कत नहीं। अब आप सॉल्व करिए जरा, इसका इससे हो जाएगा गुणा और इनका इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 2 अनुपात बराबर में लिखे होते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, तो हमेशा उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है, नहीं वज्र गुणन करके सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा? 12 का ये 18 के साथ गुणा हो जाएगा, फिर बीच में बराबर है, ये 8 का और 1 से हो जाता है। तरीका आप ध्यान देते चलिए, है ना। इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, बीच में बराबर था वो हो गया। अब इसी x को बताना तो इस 8 को इधर लाना पड़ेगा, तो 12 गुणे 18 इधर है, ये 8 जो है इधर आके बटे में हो जाएगा और ये x। अब आप देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 यहाँ पर 4 तिहाई 12। ठीक है, देखिए हम 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8 काटा और इधर 4 तिहाई 12, और इस 2 से देखिए 2 1 कम 2, 2 9 18। तो आपने देखा x बराबर 9 त्रिक 27, आपने देखा यहां पर 27 आ गया, यानी 27 दिन लगा इसकी जगह। तो आप जरा देखिए ध्यान से, पहले 12 आदमी थे तो 18 ही दिन में काम पूरा हो जा रहा था, अब आदमी 8 रह गए हैं तो दिन 27 लग रहे हैं, बढ़ गए ना दिन, आदमी घटे दिन बढ़ा, यानी बिल्कुल सही आंसर आया है आपको, बहुत अच्छे से 27 दिन आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आज के इस लेक्चर को अब यहीं रोकूंगा। आपकी अच्छी समझ बन गई होगी। मेरा मानना है कि अनुपात के प्रकार और सभी प्रकारों को अच्छे से समझ लिया होगा। समानुपात क्या होता है, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात तक अच्छे से आपकी समझ बन गई होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे, बीच बीच में अभ्यास कार्य भी होगा, लेकिन अभी प्रयास रहेगा विधिवत अच्छे से आपको चैप्टर कराया जाए। दूसरे पार्ट में मैं अनुपात और समानुपात के अन्य सभी पहलुओं को लूंगा और साथ में उनको सॉल्व कराऊंगा। आपको विधिवत लेक्चर मिलेगा, बहुत अच्छे से चीजें। बस आपसे मैं यही चाहूंगा कि आप वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें इस चैनल पर, ताकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, आप लोगों को अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दिया जा सके और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े और आपके साथ हम कार्य कर सकें बेहतर तरीके से और अपनी क्षमताओं के अनुसार आप लोगों की सहायता में आ सके। आप सब भी एक दूसरे का साथ बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।